हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अन अकेडमी। मेरा नाम है शिवांगी गौतम और आज की क्लास में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट बिल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो कि लोकसभा में बिना किसी डिबेट के पास हो गया है। और इसी के चक्कर में बहुत वाद विवाद हुआ, काफी ज्यादा हंगामा करा है ऑपोजिशन ने। क्या है ये बिल, क्यों ये पास हुआ, क्या क्या इसकी इंट्रिकसीज हैं, क्या क्या प्रोविजंस हैं, क्या क्या अमेंडमेंट्स को लेकर आए। आज की क्लास में ये सब कुछ हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो लोकसभा ने कॉम्पिटिशन अमेंडमेंट बिल 2022 को पास करा है, जहां पे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने 13 ऑफिशियल अमेंडमेंट्स को मूव करा था लोअर हाउस पे। ये बिल टेबल किया गया था 2022 में लोकसभा में, लेकिन ये कल ही जाके पास हुआ है, जहां पे बहुत ज्यादा हल्ले गुल्ले के ऑपोजिशन पार्टीज ने बहुत स्लोगनरिंग करी, रकस क्रिएट करने की कोशिश करी पार्लियामेंट में। और लोकसभा में उन्होंने ये चीज बोली कि भाई ये जॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटी जेपीसी की मांग की जा रही है बाय द ऑल द ऑपोजिशन पार्टीज रिगार्डिंग द अदानी हिंडनबर्ग रिपोर्ट। और उसके तहत भी, उसके चलते, इतने फियास्को के चलते हुए भी भारत सरकार ने अभी इस पर्टिकुलर बिल को पास कर दिया है। तो क्या है ये कंपटीशन बिल जिसकी बात की जा रही है, क्या क्या अमेंडमेंट्स लेकर आए हैं कंपटीशन लॉ में, इन संशोधनों की क्या आवश्यकता थी, आइए डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो जैसे जैसे मार्केट में परिवर्तन आता रहता है, गतिशीलता आती रहती है, डायनामिक्स चेंज होते हैं मार्केट के बहुत सारे कारणों की वजह से, इंक्लूडिंग टेक्निकल एडवांसमेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो भी अलग अलग फैक्टर्स हैं ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, जिसकी वजह से ये नेसेसरी हो गया ताकि हम मार्केट कंपटीशन को प्रमोट कर पाए और सस्टेन कर पाए। इसीलिए सर्टेन अमेंडमेंट्स को बोला गया। एज पर द सेक्शन 5 ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्ट ये बोला गया कि जो भी पार्टीज मर्जर्स में इंडल्ज होंगी, एक्विजिशंस में इंडल्ज होंगी, अमालगमेशन में इंडल्ज होंगी, किस तरीके से उनको कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को नोटिफाई करने की जरूरत पड़ेगी, एंड किस तरीके से अपना बेसिस ऑफ असेट या टर्नओवर जो भी है वो भी कमीशन, जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया उसको बताना पड़ेगा। इसी टॉपिक की वजह से कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है फ्रॉम द यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू। तो हम वो भी डिटेल में पढ़ेंगे। क्या होता है कि जब दो पार्टीज या दो से ज्यादा पार्टीज कंबाइन करती हैं, उनको अपने ट्रांजैक्शन के लिए अप्रूवल चाहिए होता है, और उनको एक कंज्यूमेटेड रिपोर्टेबल ट्रांजैक्शन बिना कमीशन के नॉलेज के लाना पॉसिबल नहीं है। तो उनको स्वीकृति हमेशा लेनी पड़ेगी लेन देन से पहले। जरूरत क्या थी इन अमेंडमेंट्स को लाने की? तो ये भी बोला गया कि एक हब एंड स्पोक अरेंजमेंट की जरूरत है। हब एंड स्पोक अरेंजमेंट क्या होता है? जहां पे इंश्योर किया गया कि भाई हम कार्टेलाइज करेंगे, जहां पे वर्टिकल रिलेटेड जो प्लेयर्स हैं वो एक हब का काम करेंगे, और उनपे सर्टेन तरीके के हॉरिजॉन्टल रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाएंगे, फिर भले वो सप्लायर्स हो या रिटेलर्स हो। प्रेजेंटली व्हाट इज हैपनिंग, एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट्स पे प्रोहिबिशन था, जो कि सिर्फ सिमिलर ट्रेड प्रैक्टिसेस को, जो कि एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस में उसी में एंगेज करते थे। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट जो हब एंड स्पोक कार्टेल था उसको एब्सोल्युटली इग्नोर कर दिया जाता था। जो भी वर्टिकल चेन की डिस्ट्रीब्यूटर्स या सप्लायर्स थे, अब इस पर्टिकुलर मॉडल को हटाया जाएगा और इंश्योर किया जाएगा कि हब एंड स्पोक अरेंजमेंट का जो कार्टेलाइजेशन है उसके तहत हम कैसे वर्टिकल रिलेटेड प्लेयर्स और सप्लायर्स और रिटेलर्स को ला पाए। क्या क्या संशोधन किए गए इस बिल में, क्या क्या अमेंडमेंट्स किए गए जिसके तहत इसको पास किया गया, जिसके बाद इसको पास किया गया। नए बिल में प्रपोज किया जाता है कि एक डील वैल्यू थ्रेशोल्ड को ऐड किया जाएगा। मैंडेटरी होगा जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है उनको नोटिफाई करना कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन जो 2000 करोड़ के ऊपर का जाता है, जहां पे सब्सटैंशियल बिजनेस ऑपरेशन होने चाहिए उस पर्टिकुलर कंपनी के या पार्टी के हिंदुस्तान में। कमीशन फ्रेम करेगा रेगुलेशंस, जहां पे वो प्रिस्क्राइब करेगा रिक्वायरमेंट कि भाई हम कैसे असेस कर सकते हैं कि कोई भी जो एंटरप्राइज है कितना सब्सटैंशियल बिजनेस ऑपरेशन है उसका इंडिया में। अलॉन्ग विद दैट कमीशन का जो रिव्यू मैकेनिज्म है उसको स्ट्रेंथन किया जाएगा, पर्टिकुलरली जो भी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस है। मेजॉरिटी जो भी एरियाज अभी तक रिपोर्ट नहीं होते आए थे विथ रिस्पेक्ट टू असेट या टर्नओवर वैल्यूज, जो कि जुरिस्डिक्शनल थ्रेशोल्ड को मीट नहीं करते थे, न्यायिक थ्रेशोल्ड को मीट नहीं करते थे, उसको भी किसी न किसी तरीके से संबोधित किया जाएगा। नए अमेंडमेंट को एक्सेलरेट किया गया, जो टाइमलाइन है 210 वर्किंग डे से 150 वर्किंग डे कर दी गई है, जहां पे कंजर्वेटरी पीरियड से 30 दिन कर दिया गया है इन एक्सटेंशन के लिए। इस स्पीड अप प्रोसेस की वजह से जो क्लियरेंस मिलता है अलग अलग कॉम्बिनेशन को, मर्जर्स को, एक्विजिशन को, वो हो पाएगा, और प्री फाइलिंग कंसल्टेशन हो पाएंगे विद द कमीशन। इसी के साथ साथ पहले जो गन जंपिंग की पेनल्टी थी से 1% होती थी ऑफ द असेट और टर्नओवर, अब ये बोला गया कि पूरे की पूरी डील की 1% होगी। अलॉन्ग विद दैट जो एग्जेम्प्ट है, जो एग्जेम्पशन है वो ओपन मार्केट परचेजेस में दिया गया है, स्टॉक मार्केट ट्रांजैक्शन में भी दिया गया है, और रिक्वायरमेंट है कि आपको हर हाल में जो कमीशन, जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है उसको एडवांस में नोटिफाई करना पड़ेगा।
नए अमेंडमेंट में कुछ कुछ ऐसे फ्रेमवर्क्स बोले गए हैं कि आप कैसे सेटलमेंट और कमिटमेंट को लेकर आ सकते हो विद रिस्पेक्ट टू वर्टिकल अग्रीमेंट, ताकि अब्यूज ना कर पाओ अपनी डोमिनेंस को। हेंस दी हब एंड स्पोक मॉडल, जहां पे वर्टिकल अरेंजमेंट्स में अगर कोई भी डोमिनेंस को अब्यूज करा जा रहा है तो वहां पे दो पार्टीज में अप्लाई फॉर अ कमिटमेंट बिफोर द डायरेक्टर जनरल, और वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगा। कमीशन अलाउ करेगा कि एडिशनल वेवर पेनल्टीज का, अगर जो कोई भी ऐसा अनरिलेटेड मार्केट में कार्टेल एग्जिस्टेंट है, या फिर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है कमीशन को एज अ प्राइमा फेसी ओपिनियन अबाउट द existence of a particular cartel. Along with that, जो डायरेक्टर जनरल होगा, रादर देन द सेंट्रल गवर्नमेंट, जो कमीशन है उसको ग्रेटर कंट्रोल दिया गया है। अब इसी की वजह से एंड इसी पर्टिकुलर कंपटीशन बिल अमेंडमेंट बिल की वजह से आपको कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में भी जानना जरूरी है, जो कंटिन्यूअसली न्यूज में रहा है। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, सीसीआई की अगर हम बात करें, मार्च 2009 में इसको भारत सरकार ने स्टैब्लिश करा था एज अ पार्ट ऑफ कंपटीशन एक्ट 2002, इसके एडमिनिस्ट्रेशन, इंप्लीमेंटेशन और एनफोर्समेंट के लिए। इसका प्राइम पर्पस है कि तीन इश्यूज में एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस को ये देखता है, मार्केट में परस्यू करता है। एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट्स, अब्यूज ऑफ डोमिनेंस, या फिर कोई संयोजन या जो भी हमारे अलग अलग तरीके के कॉम्बिनेशंस होते हैं। क्या ऑब्जेक्टिव है इसका, किस पर्टिकुलर मकसद से सीसीआई की संगठना की गई थी? जितनी भी प्रतिस्पर्धा या पर प्रतिकूल प्रभाव वाली प्रैक्टिस है, मतलब हर वो प्रैक्टिस को एलिमिनेट करना जिसका कंपटीशन पे एडवर्स इफेक्ट होगा, प्रमोट करना, बढ़ावा देना और सस्टेन करना कंपटीशन को, प्रोटेक्ट करना कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट को, मार्केट में हिंदुस्तान में फ्रीडम ऑफ ट्रेड को इंश्योर करना और एक रॉबस्ट कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट लेकर आना, जिसके लिए प्रोएक्टिव एंगेजमेंट होना चाहिए हर स्टेक होल्डर के साथ, कंज्यूमर्स, इंडस्ट्री, गवर्नमेंट, इंटरनेशनल ज्यूरिसडिक्शन। इन सबके साथ किसी न किसी तरीके के समझौते होने चाहिए, इन सभी के साथ किसी न किसी तरीके का कोई ना कोई कॉन्वर्सेशन होना चाहिए, ताकि एक रॉबस्ट कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट को हम इस्टेब्लिश कर पाए। कॉम्पोजिशन की अगर बात करें, कौन कौन लोग इस पर्टिकुलर ग्रुप का पार्ट है, तो एक चेयरपर्सन होता है, 6 मेंबर्स होते हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। कमीशन एक काजी जुडिशियल बॉडी है जो कि अपना ओपिनियन देता है सिर्फ स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज को, एंड दे डील विद द अदर केसेस। चेयरपर्सन और जो मेंबर्स है होल टाइम मेंबर्स होते हैं। आज की क्लास में मेरी तरफ से बस इतना ही। स्टे ट्यून फॉर मोर एट अनअकैडमी। लाइक दिस वीडियो, शेयर इट एज मच एज यू कैन, एंड डू सब्सक्राइब टू अनअकैडमी यूपीएससी अनस्टॉपेबल। थैंक यू एंड हैव अ फैंटास्टिक डे एवरीवन।